हाय एवरीवन, दिस इज़ दीपिका। वेलकम बैक। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विद कंफर्ट में। और आज हम लोग आज के लेक्चर में सॉवरेनिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन को डिटेल में समझेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस पूरे सेशन में सबसे पहले तो हम ये डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ सॉवरेनिटी, व्हाट इज़ द मीनिंग या व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। फिर हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशन में ये कैसे काम करता है, और इसके बाद ये देखेंगे कि सॉवरेनिटी के लिए मॉडर्न टाइम पे या 21st सेंचुरी में किस तरीके के चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। एक तरीके से डिबेट चलती है अभी प्रेजेंट में, आपने सुना होगा कि इंटरनेशनल रिलेशन में प्रेजेंट टाइम पे 21st सेंचुरी में जहाँ पर बहुत सारे ट्रांसनेशनल इश्यूज़ हैं, जैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशन या टेररिज्म का इशू हो गया या क्लाइमेट चेंज का इशू हो गया, तो यहाँ पर सॉवरेनिटी डाइल्यूट हो रही है। ये एक डिबेट चलती है। तो इस पर भी हम यहाँ पर इस डायमेंशन को भी कंसीडर करेंगे, जिससे कि आपको ये पता चले कि प्रेजेंट में या मॉडर्न टाइम पे अभी 21st सेंचुरी में इंटरनेशनल रिलेशन में जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है वो कहाँ स्टैंड करता है। ओके, तो काफ़ी डिटेल में लेक्चर होगा। एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ज़रूर डेवलप हो जाएगी इस लेक्चर को देखने के बाद में। तो मैं इस लेक्चर को शुरू करूं इससे पहले यहाँ पर ब्रीफ अबाउट भी, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं। बाकी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिए, जहाँ पर आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे, और साथ ही साथ आप डायरेक्टली मेरे को वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, मेरे साथ में मैसेज कर सकते हो कि अगर आपको कोई डाउट है या कोई एकेडमिक हेल्प चाहिए आपको, या किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो करिएगा। मेरा एक दूसरा चैनल है चैट पोस्ट, उसको भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आपको बाकी सारे वीडियोस भी मिलते रहें। बाकी इस चैनल स्टडी विद कंफर्ट को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा गाइस, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो अगर हम बात करें सॉवरेनिटी की, सो कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी एक तरीके से कॉर्नर स्टोन या कह सकते हो एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन में। इसका बेसिक मीनिंग होता है कि जो स्टेट्स हैं, जो नेशन स्टेट्स हैं, इस स्टेट का मतलब यहाँ पे ये नहीं हमारे यहाँ जैसे बिहार स्टेट हो गया, उत्तर प्रदेश स्टेट हो गया या मध्य प्रदेश हो गया, ये स्टेट का मतलब नहीं है। स्टेट का मतलब है कंट्रीज़। ओके, तो सॉवरेनिटी का मतलब है कि स्टेट या कंट्रीज़ की वो एबिलिटी जो ये खुद अपने आप को गवर्न करते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस। जैसे मान लीजिए कि इंडिया, दैट इज़ भारत, अगर इंडिया को कोई अपने लॉ बनाने हैं, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स किस तरीके से करने हैं, जैसे मान लीजिए अभी न्यूज़ में चल रहा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। ओके, यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में, लॉ लाने के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो अब ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। इंडिया अपने हिसाब से लॉ बनाएगी, इसमें कोई एक्सटर्नल कंट्री या एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन इंटरफेयर नहीं करेगा। जैसे अमेरिका चाहे या दूसरे या मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ चाहें कि इंडिया इस तरीके का लॉ लाए, इस पॉलिसीज़ को इस तरीके से डिज़ाइन करे, उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं कर सकता है। तो केवल सिर्फ भारत सरकार की ये सॉवरेनिटी है या एबिलिटी है या अथॉरिटी है कि वो अपने इंटरनल मैटर्स को किस तरीके से, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही मैटर को किस तरीके से डील करता है। गेटिंग इट? जैसे एक्सटर्नल में क्या आ जाएगा कि भाई इंडिया को अमेरिका के साथ अपने बायलैटरल रिलेशन कैसे डिज़ाइन करने हैं, ये इंडिया डिसाइड करेगा, कोई अदर कंट्री प्रेशराइज नहीं करेगा। जैसे अभी जब रसिया यूक्रेन वॉर चला, तो आपने देखा होगा कि अमेरिका या अदर यूरोपियन कंट्रीज़ ने इंडिया पे काफ़ी प्रेशर डाला कि इंडिया को कोई स्टैंड लेना चाहिए इस पे, जो रसिया यूक्रेन वॉर है। तो भाई इंडिया की अपनी फॉरेन पॉलिसी है, इंडिया एक सॉवरेन कंट्री है। यूएसए जितनी मर्जी प्रेशर बना ले, इंडिया अपने हिसाब से स्टैंड लेगा, इंडिया अपने हिसाब से फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करेगा। ओके, किसी कंट्रीज़ के प्रेशर में आके नहीं करेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये कई सारे रिसेंट के एग्जांपल्स हैं जिनको आप मेंशन कर सकते हो जब भी ये एक्सप्लेन करोगे या लिखोगे इस टॉपिक को। रसिया यूक्रेन वॉर यहाँ पे ज़रूर मेंशन करिएगा, और ऐसा हुआ भी था अगर आपने ध्यान से न्यूज़पेपर फॉलो किया होगा उस टाइम पे। तो ओके, तो सॉवरेनिटी का बेसिक मीनिंग समझ में आया क्या है कि भाई जो स्टेट है, जो अथॉरिटीज़ हैं, उसके पास अथॉरिटी है रूल करने की, लॉज बनाने की। सॉवरेनिटी मतलब इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ स्टेटहुड एंड सेल्फ डिटर्मिनेशन। स्टेटहुड हमने देख लिया ना कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट किस तरीके से अपनी पॉलिसीज डिज़ाइन करेगा, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर्स हों चाहे वो इंटरनल मैटर्स हों। सेल्फ डिटर्मिनेशन मतलब कोई एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है। ओके,
ये चीज़ें हो गई। सो अभी प्रेजेंट में मॉडर्न टाइम में दो कि ये कंसेप्ट काफ़ी चैलेंजेस फेस करता है, और जो डिबेट मैंने स्टार्टिंग में मेंशन की थी कि प्रेजेंट टाइम पे सॉवरेनिटी डाइल्यूट हुई है, क्या हुआ है इस चीज़ को लेकर, तो ये एक्सपर्ट का कहना है कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन के बाद से जिस तरीके से कंट्रीज इंटरकनेक्टेड हुई, इंटरडिपेंडेंट हुई, और अभी प्रेजेंट में जो ग्लोबल इश्यूज़ का मैटर है, ग्लोबल इश्यूज़ जैसे क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ओके, ये क्या है, टेररिज्म, ये सब ग्लोबल इश्यूज़ हैं। मतलब कोई एक कंट्री की प्रॉब्लम नहीं है, वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फेस कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, कलेक्टिव रिस्पॉन्स चाहिए, कलेक्टिव पॉलिसीज चाहिए, या इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए अगर इस तरीके के ग्लोबल इश्यूज़ को हमें टैकल करना है, या इन ग्लोबल इश्यूज़ के खिलाफ हमें अगर फाइट करनी है। तो यहाँ पर हमें चाहिए कलेक्टिव रिस्पॉन्स। अगर यहाँ पर जो स्टेट हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट लेकर बैठे रहेंगे, अपना स्टेटहुड का कंसेप्ट लेकर बैठे रहेंगे कि हम जब जो चाहेंगे वो करेंगे, तो ऐसे इन ग्लोबल इश्यूज़ को हम कैसे डील करेंगे, गेटिंग इट। तो ये चैलेंज प्रेजेंट टाइम पे फेस करता है कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी। अभी हम इसे डिटेल में डिस्कस करते हैं। अगर हम और डिटेल में जाएं, द मीनिंग ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, अभी तक तो हमने देखा कि स्टेट सॉवरेनिटी क्या है, प्रिंसिपल ऑफ अ स्टेटहुड, ओके, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जहाँ पर जो कंट्रीज हैं, जो स्टेट हैं, उनको सेल्फ गवर्न करने का जो एबिलिटी है, जो अथॉरिटी है, वो है। तो इसमें से कई सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। स्टेट सॉवरेनिटी का बेसिक मीनिंग यही है कि जो स्टेट है वो एक किसी भी एक्सटर्नल अथॉरिटी के इंटरफेरेंस से इंडिपेंडेंट है। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर आप क्या दे सकते हो, हम भाई आईआर के कंटेक्स्ट पे पढ़ रहे हैं सॉवरेनिटी, तो हम एग्जांपल भी आईआर वाला ही लेंगे। रसिया यूक्रेन वॉर, जहाँ पर इंडिया को ये प्रेशर बनाया गया कि भाई इस पे इंडिया अपना स्टैंड ले, या इंडिया इस पे कुछ करे, ओके। लेकिन इंडिया ने क्या किया, एक तरीके से इंडिया का हमेशा से कहना था कि भाई दोनों कंट्रीज़ को आपस में ये मसला ठीक करना चाहिए। और इसी तरीके से अगर हम दूसरा एक एग्जांपल लें, अफ़गानिस्तान का क्राइसिस जो हुआ था, अफ़गानिस्तान क्राइसिस, जब यूएस की फोर्सेस ने विड्रॉ किया था अफ़गानिस्तान से, तो अफ़गानिस्तान में एक तरीके से फॉल आउट आया था, एक तरीके से वहाँ पे क्राइसिस आई थी। तो वहाँ पर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी की डिमांड थी कि इंडिया अपना स्टैंड ले, या इंडिया वहाँ पर कुछ इंटरफेरेंस करे। इंडिया का हमेशा से स्टैंड था कि भाई ये अफ़गानिस्तान का इंटरनल मैटर है और उन्हें आपस में बैठकर इसे सॉल्व करना चाहिए, वो चाहे वो तालिबान ग्रुप हो या वहाँ का जो स्टेट अथॉरिटी था उस समय जो पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए, ओके। तो इंडिया किसी भी एक्सटर्नल प्रेशर या एक्सटर्नल अथॉरिटी के बिना इंटरफेरेंस के अपना डिसीजन लेता है। तो ये हो गई पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस। टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, अगर हम टेरिटोरियल इंटीग्रिटी की बात करें तो टेरिटरी का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लीजिए इंडिया एक पर्टिकुलर टेरिटरी है इंडिया की, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, ओके, बाउंड्रीज हैं इंडिया की, जो जिन्हें हम कोस्टल बॉर्डर्स, लैंड बाउंड्रीज ये कहते हैं, ओके। तो ये जो बाउंड्रीज हैं, जो बॉर्डर्स हैं, बेसिकली जो टेरिटरी है, हम उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसका फुल कंट्रोल है ओवर इट्स बॉर्डर्स एंड या टेरिटरी एंड ओवर द पीपल्स ऑफ इट्स टेरिटरी विदाउट एक्सटर्नल इंटरफेरेंस, ये ध्यान रखना है। एक्सक्लूसिव अथॉरिटी का मतलब ये है कि जो यहाँ पर सॉवरेनिटी है, जो सुप्रीम पावर है, सॉवरेनिटी का मतलब है सुप्रीम कंट्रोल या सुप्रीम पावर, वो किसके पास है, स्टेट के, भारत सरकार की एक्सक्लूसिव अथॉरिटी है टू मेक द लॉ एंड इन्फोर्स द लॉ विद इन इट्स ओन टेरिटरी। अब पूरे भारत के लिए लॉस कौन बनाएगा, ये राइट सिर्फ किसके पास है, भारत सरकार के पास है। दो कि उसकी मैकेनिज्म है कि वो पार्लियामेंट के थ्रू लेजिस्लेशन बनेगा, प्रेसिडेंट के द्वारा जो बिल को साइन किया जाएगा, तो ये पूरी मैकेनिज्म है। पर ओवरऑल एक्सक्लूसिव अथॉरिटी मतलब सिर्फ एक अथॉरिटी के पास है, वो है भारत सरकार, जो पूरे भारत के लिए लॉज बनाएगी और उन लॉज को इम्प्लीमेंट करेगी। क्या उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट या उत्तर प्रदेश सरकार पूरे भारत के लिए लॉ बना सकती है? नहीं बना सकती। क्या जो दिल्ली सरकार है, जो दिल्ली गवर्नमेंट है, क्या वो पूरे भारत के लिए लॉ बना सकती है? नहीं बना सकती।
तो पूरी इंडियन टेरिटरी के ऊपर कंट्रोल, डिसीजन लेने की पावर या अथॉरिटी एक्सक्लूसिवली किसके पास है? जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है। तो ये होती है एक्सक्लूसिव अथॉरिटी। ओके, इस तरह से अगर हम समराइज करें इस मीनिंग ऑफ द स्टेट सॉवरेनिटी को, सो नोशन दैट स्टेट हैज़ द अल्टीमेट पावर, जो देश है, जो कंट्री है, उसके पास अल्टीमेट पावर है, अल्टीमेट कंट्रोल है ओवर इट्स डोमेस्टिक अफेयर्स एज वेल एज द एक्सटर्नल अफेयर्स, जो फॉरेन पॉलिसीज मैटर है। ओके, यही डिसीजंस लेंगे, पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करेंगे और बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के या एक्सटर्नल अथॉरिटीज़ के बिना अकाउंटेबल होकर। ओके, तो ये पूरा मीनिंग हो गया स्टेट सॉवरेनिटी का। अगर हम डिस्कस करें तो अगर हम इंटरनेशनल रिलेशन में कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी की हिस्ट्री को देखें कि कैसे ये इवॉल्व हुआ है कंसेप्ट, तो इसके रूट्स हमें कहाँ मिलेंगे? जो कंसेप्ट ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी, इसके रूट्स मिलेंगे आपको फ्यूडल सिस्टम में। अच्छा, फ्यूडल सिस्टम क्या होता था? जहाँ पर या किंगडम है फॉर एग्जांपल, या जो फ्यूडल लॉर्ड्स होते थे, ओके, उनकी अपनी लैंड है। फॉर एग्जांपल ये जो जैसे भारत में क्या होते थे, जमींदार, जैसे जमींदारों की कुछ एक लैंड हो गई ना, ये फ्यूडल सिस्टम हो गया। अब ये लैंड पे ऑनरशिप किसकी है? इन फ्यूडल लॉर्ड्स की। भारत के कंटेक्स्ट में देखें तो जमींदारों की हो गई, है ना। तो ये उनकी प्राइवेट लैंड है, वो डिसीजन लेंगे कि इस लैंड का यूटिलाइजेशन कैसे करना है। ओके, या किसी पर्टिकुलर एरिया के जैसे जमींदार होते थे 2 गांव या 3 गांव के, तो उन गांवों का मैनेजमेंट कैसे करना है, विलेजेस का मैनेजमेंट कैसे करना है, रूल कैसे करना है, इसकी अथॉरिटी किसके पास होती थी? जमींदार के पास होती थी। तो ये फ्यूडल सिस्टम से ही ये ओरिजिनेट होता है, ये कंसेप्ट ऑनरशिप का, अथॉरिटी का। ओके, लेकिन इसको फर्दर देखा जाएगा तो अमेरिकन रिवॉल्यूशन के बाद बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है अमेरिकन रिवॉल्यूशन इस कंसेप्ट को सॉलिडिफाइंग करने में, मतलब एक तरीके से इस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग करने पे, क्योंकि यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में इसे एक्सेप्ट किया गया था, इसे इंक्लूड किया गया था। जबकि सबसे बड़ा माइलस्टोन अगर हम देखें कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी का हिस्ट्री में जो रहा है इंटरनेशनल रिलेशन में, वो है वेस्टफैलियन सिस्टम। ओके, वेस्टफैलियन सिस्टम सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है अगर हम सॉवरेनिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन की बात कर रहे हैं। तो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ सॉवरेनिटी इमर्ज होता है आपका ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलिया। वेस्टफेलिया एक ट्रिटी साइन की गई थी 1648 में, जहां पर प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी को एक इस्टेब्लिश किया गया था यूरोप में। अब वेस्टफेलिया ट्रिटी या प्रिंसिपल ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी अगर बेसिक सा समझना है कि स्टोरी के रूप में, तो आप ऐसे समझ लो कि जैसे मेडिवल टाइम पे क्या होता था, 2 इम्पॉर्टेंट अथॉरिटी, एक रिलीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता था और दूसरा एक डोमेन था पॉलिटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होता था, ये 2 चीज़ें। ओके, मेडिवल टाइम पे। अब मेडिवल पीरियड में आपको याद है कि रिलीजन का काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंस हुआ करता था। जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ थी, जैसे एंशिएंट इंडिया में आप देख लीजिए, तो जो एडवाइज़र होता था ना, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे किंगडम में किसी भी राजा के डिसीजन मेकिंग में। ओके, तो यहाँ पर भी ऐसे ही अगर हम इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो रिलीजन का काफ़ी इंपॉर्टेंट हुआ करता था पॉलिटिक्स में। तो अब इस वेस्टफेलियन ट्रिटी से क्या हो गया कि भाई जो ये 2 में थोड़ा बहुत एक चीज़ ये अथॉरिटी डेवलप हुई कि भाई जो किंगडम है ना, जो किंग है या मोनार्की है, पॉलिटिकल डोमेन में उसकी जो अथॉरिटी है वो एक्सक्लूसिव रहेगी। ओके, वो सवरेन रहेगा, मतलब किसी के बिना इंटरफेरेंस के वो डिसीजन लेगा, ना ही अदर स्टेट, ना ही जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं उनके, ना ही इंटरनल मैटर्स के। गेटिंग इट? तो आपको इस चीज़ को ध्यान रखना है कि जो ट्रिटी ऑफ वेस्टफेलियन है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है जो नेशनल सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है या प्रिंसिपल है यूरोप में, उसको इस्टेब्लिश करने पे। ओके, अगर हम चैलेंजेस की बात करें मॉडर्न एरा में, जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है वो कैसे उसको चैलेंजेस मिल रहे हैं या डिफ़िकल्टीज़ जो फेस कर रहा है, ये कंसेप्ट को चैलेंजेस कैसे मिल रहे हैं। चैलेंजेस का मतलब ये है कि प्रेजेंट टाइम पे जो सॉवरेनिटी का कंसेप्ट है वो कितना रेलेवेंट है। तो अगर हम रेलेवेंट की बात करें सॉवरेनिटी इन मॉडर्न एरा में, तो इसमें कुछ चैलेंजेस हैं, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन का चैलेंज। पहला, ग्लोबलाइजेशन सिंपल क्या है कि पूरी दुनिया की जो इकोनॉमी थी वो इंटीग्रेट हुई, मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हुई। अब ये कनेक्टेड कैसे हुई थी? जब वेरियस कंट्रीज़ ने अपने यहाँ इकोनॉमिक रिफॉर्म किए, अपनी इकोनॉमी को ओपन किया,
तो अमेरिका की कंपनियां भारत में आकर अपनी कंपनीज लगा सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। भारत की कंपनियां अमेरिका में जाके अपना बिजनेस लगा सकती हैं, व्यापार कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो ऐसे सभी कंट्रीज ओपन इकोनॉमी हुई और इंटीग्रेटेड इनकी इकोनॉमी हो गई, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गई और एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंसी हो गई इनकी, तो एक ग्लोबल सप्लाई चेन बन गई। अब जब ये इंटरकनेक्टेड जो कनेक्टेडनेस है ग्लोबलाइजेशन के बाद ये बढ़ा, तो इसके बाद जो स्टेट्स हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स, जो देश हैं जैसे कि भारत सरकार, जो कंट्रीज़ हैं, इनका एब्सोल्यूट कंट्रोल बनाना अपने बॉर्डर्स पे थोड़ा मुश्किल हो गया, एक डिफ़िकल्ट हो गया। कैसे डिफ़िकल्ट हुआ? अब जैसे कि मान लीजिए यूएसए का ट्रेड हो रहा है इंडिया के साथ में, तो अगर इंडिया एब्सोल्यूट कंट्रोल करता है अपनी इकोनॉमी में, कुछ मान लीजिए टैक्सेशन लॉ ला दिया, ओके, तो अब भाई यूएसए के दोनों का आपस में ट्रेड भी है, तो यूएसए इसे क्रिटिसाइज करेगा या चैलेंज करेगा, ओके, या तो इंडिया चैलेंज कैसे करेगा? इकोनॉमिक सैक्शन भी तो लगा सकता है ना कि भारत में हमारी कंपनीज अब इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, तो इंडिया की जो डिपेंडेंसी थी यूएस पे वो यहाँ पर उसको चैलेंज मिलना शुरू हो जाएगा, ओके। तो एक तरीके से मेरा कहना यहाँ पर ये है कि जब आपस में लोग इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, तो आप क्या है ना, अकेले डिसीजन नहीं ले सकते हो। आपकी डिसीजन मेकिंग जो पावर है वो कई फैक्टर्स से इन्फ्लुएंस होती है, सिंपल सी बात ये है, ओके। तो ग्लोबलाइजेशन में यही हुआ, जब पूरी दुनिया, जब देश सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हुए, व्यापार करने लग गए, ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, अकेले एब्सोल्यूट पावर इंटरटेन करना या एब्सोल्यूट पावर इंजॉय करना डिफ़िकल्ट हो गया। ह्यूमन राइट्स का अगर जो देखें तो ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो एक चैलेंज दे रहा है किसको? सॉवरेनिटी के कंसेप्ट को। देखो ह्यूमन राइट्स में क्या है, जो ह्यूमन डिग्निटी एंड बेसिक राइट्स होते हैं, बीइंग अ ह्यूमन, वो ह्यूमन राइट्स सारे इसमें आते हैं, ओके। तो बहुत सारे ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स बनाए गए इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, या जो जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज हैं। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि दुनिया में सबसे पॉपुलर एजेंसी या ऑर्गेनाइजेशन कौन है इंटरनेशनल लेवल पे जो ह्यूमन राइट्स के लिए एक्सक्लूसिवली काम करता है। बहुत पॉपुलर है, मुझे कमेंट करके बताना, ओके। उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जो ह्यूमन राइट्स के लिए काम करता है इंटरनेशनल लेवल पे, ओके। तो जब ह्यूमन राइट्स नॉर्म्स बनाए गए, जैसे कि मान लीजिए यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ओके, या और ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आए, तो दुनिया भर में जहाँ पर भी ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता था वो इसके खिलाफ आवाज़ उठाते थे। जैसे सिंपल सी बात करें, अफ़गानिस्तान में अभी रिसेंट क्राइसिस आई, जब यूएस की फोर्सेस ने विड्रॉ किया, तो अफ़गानिस्तान में जैसे कि मान लीजिए ह्यूमन राइट्स का जो वायलेशन हुआ, तो दुनिया भर की जितने ऑर्गेनाइजेशंस थे उन्होंने क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया कि ये गलत हो रहा है वहाँ पर, ओके। तो अब इसका अब जैसे कि मान लीजिए इसका प्रभाव तो पड़ता है ना दुनिया भर में, उस देश की जो इमेज है वो ख़राब होती है। अब जब इमेज ख़राब होती है तो अदर देश के जो दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके साथ में क्या होता है, उस कंट्रीज़ का जो निगोसिएशंस होता है, डिप्लोमेसी होती है, या बायलैटरल रिलेशंस होते हैं, मल्टीलैटरल रिलेशंस होते हैं, वो इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, प्रभावित होते हैं, ओके। तो ये इस चीज़ का तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट ये है कि भाई कंट्रीज़ ये नहीं कहेंगे कि हमारा तो एब्सोल्यूट राइट है, हम जिसको चाहें उसको मारें, या जिसके राइट्स को वायलेट करना है वो करें, हमें ह्यूमन राइट्स का वायलेशन करना है हम वो करें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ओके। देन टेररिज्म की बात करें, टेररिज्म एक ऐसा फैक्टर है, एक ऐसा इशू है, ग्लोबल इशू है, जिसके जो एक मतलब एक ग्लोबल इशू है टेररिज्म। अब टेररिज्म बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, स्टेट्स को कोऑपरेट करना पड़ता है। स्टेट जब भाई वर्ल्ड के जो कंट्रीज़ हैं वो कह रही हैं कि भाई टेररिज्म को ख़त्म किया जाए, ओके। अब ऐसे इश्यूज़ में सारे देशों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। कोऑपरेशन किस तरीके का? भाई इंफॉर्मेशन शेयर करना। अगर किसी को लग रहा है कि कुछ अनवांटेड या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, या उसके यहाँ पर कोई जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वर्क कर रहा है किसी कंट्रीज़ के खिलाफ, तो यहाँ पर क्या करेंगे लोग, इस कॉमन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। जो इंफॉर्मेशन इनपुट्स होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है इस तरीके के इश्यूज़ को एड्रेस करने पे। तो यहाँ से एक
इंटरनेशनल कोऑपरेशन इंश्योर किया जाता है। ओके भाई, टेररिज्म से कोई एक अकेला देश तो नहीं लड़ सकता है ना, क्योंकि जैसे मान लीजिए प्रेजेंट टाइम में इंडिया के खिलाफ ही अगर मान लो पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को बढ़ावा दे रहा है, तो क्या सिर्फ इंडिया अकेले लड़ सकता है इस चीज़ से? नहीं। अगर मान लीजिए पाकिस्तान का कोई ऑर्गेनाइजेशन किसी और अफ़गानिस्तान में बैठकर चला रहा है, ओके तो इंडिया को अफ़गानिस्तान से इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन शेयर होगी तो इंडिया टैकल कर सकता है ना इस चीज़ को। तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कंट्रीज़ के बीच में, ताकि टेररिज्म जैसी एक्टिविटीज़ या इस चैलेंजेस को फेस किया जा सके। देन क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज का भी नेचर क्या है? ग्लोबल है, ये एक ग्लोबल इश्यूज़ है। यहाँ पर भी हमें ज़रूरत है कोऑर्डिनेशन की, कोऑपरेशन की और मल्टीलेटरल रिस्पॉन्स की। तो यहाँ पर जो ट्रेडिशनल नोशन ऑफ स्टेट सॉवरेनिटी है ना, वो भी चैलेंज होता है भाई। अब जैसे मान लीजिए हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बनाए गए। ओके क्या कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करना है? कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है ये एक इंटरनेशनल लेवल पर निर्धारित किए गए, फिक्स किए गए, स्टैब्लिश किए गए, किसी पर्टिकुलर देश ने नहीं बनाया इसको। ओके बट ये ज़्यादातर सभी कंट्रीज़, मतलब ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ कोशिश कर रही हैं कि ये सस्टेनेबल गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इनके आधार पर या इनको बेस बनाकर अपनी पॉलिसीज़ को डिज़ाइन करें। सोशल पॉलिसीज़, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या पॉलिटिकल पॉलिसीज़ जो हैं इनको बेस बनाकर डिज़ाइन करें, ताकि वो भी क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें, कोऑपरेट कर सकें ग्लोबल चैलेंज को एक तरीके से टैकल करने पे। तो अब यहाँ पर कंट्रीज़ कहें नहीं भाई, हमारे देश में अपनी क्या है, एब्सोल्यूट अथॉरिटी है, हम सॉवरेन देश हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को नहीं मानेंगे। तो अभी भाई क्लाइमेट चेंज का प्रभाव ऐसा तो नहीं है कि आप पे नहीं पड़ेगा, आप पर भी पड़ेगा। ग्लोबल वार्मिंग होगी और जिस तरीके से जो इन्वायरमेंटल डेग्रेडेशन है, एयर पोल्यूशन है, ओके या जिस तरीके से मानसून चेंज पैटर्न हो रहा है, या जिस तरीके से फ्लड एंड ड्रॉट आ रहा है, जितने भी क्लाइमेट चेंज के जितने भी जो सब इम्पैक्ट्स हैं, उसकी वजह से उसका प्रभाव तो सभी देशों में ऑलमोस्ट पड़ेगा, किसी पे कम किसी पे ज़्यादा। हर देश के या हर क्षेत्र के अपने यूनिक क्लाइमेट जो इन्वायरमेंटल चैलेंज है वो तो है, बट क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का इम्पैक्ट तो सभी कंट्रीज़ में कहीं ना कहीं पड़ेगा। ओके तो यहाँ पर हर कंट्रीज़ को क्या करना पड़ेगा, कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो ओवरऑल इस स्लाइड से हमने क्या देखा कि भाई जो कंट्रीज़ हैं, जो देश हैं जिन्हें हम यहाँ नेशन स्टेट कह रहे हैं, उनके पास जो एब्सोल्यूट राइट तो है अपने बॉर्डर पे, अपनी टेरिटरी पे रूल करने का, डिसीज़न लेने का, लेकिन प्रेजेंट टाइम पे कुछ ऐसे ट्रांसनेशनल इश्यूज़ हैं। ट्रांसनेशनल इश्यूज़ का मतलब ये है कि वो एक कंट्रीज़ के, मतलब कई सारे कंट्रीज़ पे हैं, किसी एक कंट्री की समस्या नहीं है, जैसे क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन, ये सारी चीज़ें। ओके तो ऐसी कंडीशन में क्या चाहिए होता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए होता है। तो यहाँ पर कंट्रीज़ जो थोड़ा बहुत उनकी सॉवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होती है, क्योंकि उन्हें ओवरऑल इंटरनेशनल कोऑपरेशन अचीव करना है। ओके तो ये इस चीज़ की यहाँ पर बात हो रही है कि चैलेंज इन द सॉवरेनिटी इन द मॉडर्न एरा। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट डायमेंशन हो गई। अब हम बात करें कुछ इंटरनेशनल लॉज की या ट्रीटीज़ की जो सॉवरेनिटी के उस पर रोल करते हैं। तो द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो 1948 में डिक्लेयर किया गया, अब ये एक लैंडमार्क डॉक्यूमेंट था जो ह्यूमन राइट्स को यूनिवर्सल लेवल पर रिकॉग्नाइज करते हैं। यूनिवर्सल लेवल पूरी दुनिया में कहीं किसी भी देश में, किसी भी रीजन में, क्षेत्र पे जो ह्यूमन बीइंग है उनको उनके अपने ह्यूमन राइट्स हैं। ओके इस चीज़ को यहाँ पर इंश्योर करने की बात की गई। सो सभी स्टेट्स की, जो सभी देश हैं, जो जितने भी नेशन स्टेट्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ह्यूमन राइट्स के प्रिंसिपल के प्रति कमिटेड रहें रिगार्डलेस ऑफ देयर सॉवरेनिटी। दो की जो कंट्रीज़ हैं वो सॉवरेन हैं, ओके जो कंट्रीज़ हैं वो सॉवरेन हैं, बट
उन्हें जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इसके प्रति अपना कमिटमेंट दिखाना होगा कि भाई हाँ, वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर कंट्रीज़ कहें नहीं, हम तो सवरिन हैं, हम चाहें तो अपने देश के किसी पर्टिकुलर ग्रुप का जेनोसाइड करें, उन्हें मार सकते हैं, उन्हें ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सवरिन पावर है, हम सुप्रीम पावर इंजॉय कर रहे हैं। बट ये इंटरनेशनल प्रिंसिपल क्या है? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। आपको रिगार्डलेस ऑफ योर सवरेनिटी स्टेटस, आपको ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो आपको फॉलो करना है, इसके प्रति कमिटमेंट दिखाना है। इसी तरीके से अगर यूएन चार्टर की बात करें जो 1945 में एक्सेप्ट किया गया था, तो इस चार्टर में ये बात कही गई कि भाई जो प्रिंसिपल ऑफ स्टेट सवरेनिटी है, ठीक है, ये ज़रूरी है, लेकिन हमें इसके साथ साथ जो कोऑपरेशन है अमंग द स्टेट्स, उसको भी प्रमोट करना है, जिससे कि हम इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को अचीव कर सकें या मेंटेन कर सकें। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के लिए जो भी रिक्वायर होगी, यहाँ पे जो भी एसेंशियल कंडीशंस होगी, उसको बनाने के लिए जो कंट्रीज़ हैं डिफरेंट, वो कोऑपरेट करेंगी आपस में। वहाँ पर ये जिद लेकर नहीं बैठना है कि भाई हम तो सवरिन हैं, हम डिसीजन अपने हिसाब से लेंगे। ओके, देन पेरिस एग्रीमेंट, अगर 2015 का याद हो आपको, तो ये क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड था। ओके, क्लाइमेट चेंज हमने अभी डिस्कस किया ना कि किस तरीके से एक चैलेंज दे रहा है सवरेनिटी के कंसेप्ट को। तो पेरिस एग्रीमेंट एक मल्टीलेटरल ट्रीटी है, मतलब इसमें बहुत सारे देश इसके मेंबर हैं, या बहुत सारे देशों ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन किया है। तो पेरिस एग्रीमेंट में क्या है कि भाई जो कंट्रीज़ हैं वो कोऑपरेट करेंगी ग्लोबल कोऑपरेशन अचीव करने में, जहाँ पर हम इस जो क्लाइमेट चेंज का एक कॉम्प्लेक्स इशू है उसको टैकल करेंगे, उसको एड्रेस करेंगे। ट्रांसनेशनल इश्यूज, जब कोई एक इशू 2 या 2 से अधिक कंट्रीज़ पे होता है, वो एक ट्रांसनेशनल इश्यूज हो जाता है। जैसे क्लाइमेट चेंज ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज़ की प्रॉब्लम है, तो ये एक ट्रांसनेशनल इशू हो गया। ओके, तो ये कुछ ट्रीटीज़ हमने देखी कि किस तरीके से ये ट्रीटीज़ जब देश साइन करते हैं, इनके मेंबर्स बनते हैं, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल कोऑपरेशन या कॉमन गुड को ऊपर रखते हैं, फिर उनकी सवरेनिटी आती है। तो इनकी टॉप प्रायोरिटी ऊपर क्या है? इंटरनेशनल पीस, इंटरनेशनल सिक्योरिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ताकि हम कॉमन गुड अचीव कर सकें, कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर सकें, उसके बाद हमारी सवरेनिटी आती है। गेटिंग इट? तो ये कंसेप्ट यहाँ पे समझ में आया। अगर हम फर्दर और बात करें, ठीक है, सवरेनिटी और वर्सेस इंटरनेशनल कोऑपरेशन की, तो मैंने शुरुआत में इस चीज़ को मेंशन किया था कि किस तरीके से मॉडर्न टाइम पे सवरेनिटी और इंटरनेशनल कोऑपरेशन के बीच में एक डिबेट चलती है, एक कोऑपरेशन चलती है। कुछ एक्सपर्ट्स हैं, उनके लिए सवरेनिटी इज़ लाइक सैक्रेड थिंग्स या कंसेप्ट, जो मतलब कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी चाहिए। स्टेट की सवरेनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है। कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स होंगे जो कहेंगे नहीं, इंटरनेशनल कोऑपरेशन या कॉमन गुड या कॉमन इंटरेस्ट सबसे सुप्रीम है। ओके, सवरेनिटी का क्या रिलेवेंस है यहाँ पर? सो इंटरनेशनल रिलेशन बेसिकली इस जो है, इसमें एक कांस्टेंट डिबेट देखने को मिलती है, एक टेंशन देखने को मिलती है इन दो कॉन्सेप्ट के बीच में। ओके, तो यहाँ पर जो कलेक्टिव एक्शंस हैं वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं अगर हमें ग्लोबल प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। और ग्लोबल प्रॉब्लम्स जैसे वही ह्यूमन राइट्स, टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये सारी चीज़ें। तो अभी आप देखोगे कि प्रेजेंट टाइम पे कुछ इनफॉर्मल कोऑपरेशन इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो स्टेट हैं, जो फॉर्मल एक्टर्स हैं, जिन्हें हम स्टेट्स कह रहे हैं, नेशन स्टेट या कंट्रीज़ कह रहे हैं, ये क्या करते हैं? ये फॉर्मल कोऑपरेशन, फॉर्मल एक तरीके से जो मतलब ऑफिशियल तरीके से, ऑफिशियल डिप्लोमेसी, ऑफिशियल अथॉरिटीज़ के द्वारा कोऑपरेशन हो रहा है, वो फॉर्मल कोऑपरेशन हो गया। जैसे भारत सरकार का कोई रिप्रेजेंटेटिव गया, जो एम्बेसडर्स होते हैं वो गए। इनफॉर्मल कि भारत का कोई एनजीओ है, कोई सिविल सोसाइटी है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हो गया इनफॉर्मल कोऑपरेशन। तो इनफॉर्मल फोरम्स जो हैं आजकल, जो सिविल सोसाइटीज़, एनजीओज़ या इंडिविजुअल ग्रुप्स या एकेडमिक जो ग्रुप्स हैं, वो इमर्ज हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल कोऑपरेशन को इंक्रीज़ कर सकें अगर हमें इन कॉमन इश्यूज़ के लिए कलेक्टिव एक्शंस लेने हैं। ओके,
तो यहाँ पर इनफॉर्मल वे पे रहेगा तो इस तरीके से इनकी जो सवरैनिटी है वो भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। एग्जाम्पल्स देखें इंटरनेशनल कोऑपरेशन के, तो यूनाइटेड नेशन, WTO, या आप बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का नाम ले सकते हो। मैंने आपसे पूछा था, आपने पता नहीं मुझे कमेंट किया है इस चीज़ के लिए कि नहीं। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने पे हेल्प करती है, ओके, इस तरीके से चीज़ें, तो ये शेयर्ड इंटरेस्ट के लिए काम करती हैं कि भाई हाँ हमें क्या करना है, ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज या टेररिज्म जैसी जो ग्लोबल इश्यूज़ हैं इनके लिए कलेक्टिव एक्शंस लें, इंश्योर करना है कि जो देश हैं, जो कंट्रीज़ हैं, वो कलेक्टिव एक्शंस लें। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। अगर हम आज की इस डिस्कशन को कंक्लूड करें, जहाँ पर हमने देखा कि व्हाट इज़ सवरैनिटी इन इंटरनेशनल रिलेशन, या जो इंटरनेशनल रिलेशन में है उसमें सवरैनिटी को कैसे चैलेंज मिल रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। तो अगर कंक्लूड करें तो हमने क्या देखा कि भाई जो स्टेट सवरैनिटी है फाउंडेशनल कंसेप्ट तो है इंटरनेशनल रिलेशन में। इसका बेस कहाँ से मिलता है आपको? वेस्टफेलियन ट्रीटी 1648 में। ओके, लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस मॉडर्न टाइम पे भी देखने को मिलते हैं जो हमें एक कलेक्टिव एक्शंस को इंश्योर करने की बात करते हैं। ओके, फ्यूचर ऑफ सवरैनिटी की बात करें तो अगर हम जिस हिसाब से ट्रांसनेशनल चैलेंजेस इंक्रीज हो रहे हैं, जिस तरीके से ट्रांसनेशनल इश्यूज़ में जैसे कि बहुत सारे डायमेंशंस हैं, क्लाइमेट चेंज, साइबर सिक्योरिटी, आजकल जिस तरीके से साइबर सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ रही है, अब भाई साइबर सिक्योरिटी का जो मुद्दा है ये एक ट्रांसनेशनल इशू है। भाई अगर इंडिया के जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको डिस्ट्रॉय करना है तो वो तो रसिया में या अमेरिका में बैठे बैठे या चाइना में बैठे बैठे ही कोई व्यक्ति कर सकता है। हमारे जो हमारी साइबर स्पेस पे अपने आप को एंटर कर सकता है, हैक उसको एक तरीके से जो अभी आपने प्रेजेंट में देखा होगा ना कि जिस तरीके से मालवेयर स्प्रेड होते हैं, ओके, डाटा लीक हो जाता है या सिस्टम हाईजैक हो जाता है, ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन लीक हो रही है यहाँ पर। तो साइबर सिक्योरिटी एक ट्रांसनेशनल चैलेंज है। इसके लिए जो अक्रॉस दी वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं उनको कलेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा, कोऑपरेशन दिखाना पड़ेगा, इंफॉर्मेशन शेयर करनी पड़ेगी, तभी हम इन कॉम्प्लेक्स इशूज़ को एड्रेस कर सकते हैं। ओके, और नॉन स्टेट एक्टर्स का मतलब है जो NGOs हैं, जो अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो सिविल सोसाइटीज़ हैं, जो इंडिविजुअल ग्रुप्स हैं, MNCs हैं, वो नॉन स्टेट एक्टर। देखो इंटरनेशनल लेवल पे दो तरीके के एक्टर्स होते हैं अगर हम बात करते हैं, एक होते हैं स्टेट एक्टर्स, दूसरे होते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। स्टेट एक्टर्स जो नेशन स्टेट्स होते हैं, जैसे भारत सरकार, इंडियन गवर्नमेंट, USA गवर्नमेंट, अमेरिका की जो सरकार है वो, ये स्टेट एक्टर्स हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स जैसे मान लीजिए NGOs हो गए, ओके, जैसे मान लीजिए ग्रीन पीस हो गया, वो एक NGO हो गया, इस तरीके से एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, ओके, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं ये आपके आ जाएंगे नॉन स्टेट एक्टर्स में। ये किसी पर्टिकुलर देश को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप ये देखिए, हो सकते हैं वहाँ की कम्युनिटी को, बट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रहे हैं, ये इनफॉर्मल हैं। ओके, तो इस तरीके से जो ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं ये जो इनफॉर्मल फॉर्म्स ऑफ कोऑपरेशन है उसके लिए काम करते हैं, ताकि जो ट्रेडिशनल स्टेट सवरैनिटी है ना, उसके जो चैलेंज है उसके बीच में एक बैलेंस बिठाया जा सके। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा सवरैनिटी का कंसेप्ट इंटरनेशनल रिलेशन में। आई होप कि आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, और कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं आप। और दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो पसंद आएगी, बाकी इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।